हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इस बात से हम बात शुरू करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है, उसका ट्रांसवर्स नेचर होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका ट्रांसवर्स नेचर होता है तो उसके साथ और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि जुड़ी होती हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ज़रा सा इसको फिर से समझ लें कि अगर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से एक डायरेक्शन में जा रही है, सपोज ये हमारी जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जेड डायरेक्शन में जा रही है तो हम इसकी दिशा को मान लो एन कैप से दिखाते हैं। एक वेक्टर जो यूज करते हैं इस दिशा को दिखाने के लिए उसे हम वेक्टर के कहते हैं, प्रोपगेशन वेक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि इसमें आप कहोगे अगर एक्स एक्सिस है ये, तो इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होंगे जिनका समय के साथ वेरिएशन होगा। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होंगे वो इस तरह से समय के साथ अपने आप को वेरी कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हो समय के साथ उसका वेरिएशन हो रहा है। इसी तरह से जो आपका ये x अगर है तो एक और x डायरेक्शन होगी, y डायरेक्शन होगी। y डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट होगा जो इस तरह से वेरी करेगा, जिसको कि हम मैग्नेटिक कंपोनेंट कहेंगे। तो इस तरह से y प्लेन में ये माइनस डायरेक्शन है, एक एक्सिस एक वेक्टर मूव कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये वाला वेक्टर कौन सा है? ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का है और ये वाला वेक्टर मैग्नेटिक कंपोनेंट का है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से आगे की तरफ जा रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे जा रही है, उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इधर हो रहे हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट इस प्लेन में हो रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा ऑर्थोगोनल सिस्टम है हमारे पास जो कि यहाँ पर काम कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल ये पूछे जाते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट में यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट में आपस में ट्रांसवर्स रिलेशन के अलावा क्या और भी कोई रिलेशन है? मैग्नीट्यूड वाइज कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है? मतलब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें और बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या उनके मैग्नीट्यूड बराबर आएंगे या कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा? एक तो चीज़ ये है। अगर हमने ये पूरी वेव कब डिराइव की है? फ्री स्पेस के लिए डिराइव की है। हमने फ्री स्पेस को एक ऐसी जगह मानी है जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कोई चार्ज नहीं है, जहाँ कोई करंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने फ्री स्पेस को ऐसी जगह मानी है जिसकी अपनी परमिएबिलिटी है। ये सब बहुत ही गूढ़ बातें हैं जो धीरे धीरे आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को और पढ़ते हो तब जानते हो। तो फिलहाल आप फ्री स्पेस को ऐसी जगह मानते हो जहाँ पर आप कह रहे हो कि देयर इज़ नो एनी चार्ज, देयर इज़ नो एनी करंट, देयर इज़ नथिंग, बट उस नथिंग में भी समथिंग है और उस नथिंग की भी अपनी प्रॉपर्टी है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को परमिएबिलिटी म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमने इस फ्री स्पेस को भी कुछ गुणों से युक्त माना है। हमारे लिए फ्री स्पेस ठीक है, हमारे चार्ज नहीं है, हमारे करंट नहीं है, लेकिन इस फ्री स्पेस के भी अपने कुछ गुण हैं। उन गुणों में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो ये जिस फ्री स्पेस की हम बात कर रहे हैं जहाँ से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी गुजर रही है, तो वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट इस तरह से वैरी कर रहे हैं। तो हम देखेंगे आगे आने वाले समय में कि जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस फ्री स्पेस से गुजरती है तो ये फ्री स्पेस इस गुजरती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसको कि हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहेंगे। ये बहुत खास बात है। यानी कि जो निर्वात है, जो वैक्यूम है, जिसको फ्री स्पेस कह रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक अपोजिशन ऑफर करता है और उस अपोजिशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहने वाले हैं। तो हमें मुख्य रूप से दो चीज़ें यहाँ समझनी है। एक तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट का रिलेटिव मैग्नीट्यूड कैसा है, कौन स्ट्रांग है, कौन मैग्नीट्यूड लार्ज है, किसका कम है। और दूसरा हमें समझना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है फ्री स्पेस का, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये कैलकुलेट कर ले जाएंगे तो हम एक चीज़ और यहाँ पर डिफाइन करेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग वेक्टर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जो कि इस फ्लो के रेट को दिखाता है। किस जो एनर्जी का फ्लक्स है पर यूनिट टाइम से, पर यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकल जाएगी, उसको जो फ्लक्स कहते हैं, जिसको कि हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, हम उसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट का रिलेटिव मैग्नीट्यूड कैसा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? हमने पिछले कहा था, आप ऐसे लिख सकते हैं एक हेडिंग के तौर पर, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड बी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है उनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड कितना होता है। इवन हम इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो देखेंगे।
तो देखो हमारे पास क्या है, बाय फैराडे लॉ हम जानते हैं डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ये होता है फैराडे लॉ है हमारे पास। और आपने देखा था इससे पहले कि ये जो डेल होता है ये किसके इक्विवेलेंट होता है, आई टाइम के। पिछले लेक्चर में लोगों ने प्रूफ किया था कि जो डेल ऑपरेटर है इसको हम आई टाइम के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो जैसे कहीं आपने डेल डॉट ई लिखा है तो आप वहाँ आई के डॉट ई कर सकते हो, आपने डेल क्रॉस ई या बी लिखा है तो आप आई के क्रॉस लिख सकते हो। केवल ये इलेक्ट्रिक के लिए, ऐसा नहीं कि आप मैथमेटिक्स में हर जगह इसको कहेंगे, नो, दिस इज स्पेसिफिकली ट्रू फॉर दिस इलेक्ट्रिक, क्योंकि ई का भी हमने एक स्ट्रक्चर माना है। और जो हमारा डेल बाई डेल टी होता है ये किसके इक्विवेलेंट होता है, माइनस आई टाइम ओमेगा के। तो जैसे यहाँ पर बी के ऊपर डेल बाई डेल टी ऑपरेट हुआ है तो आप इस ऑपरेटर को माइनस आई टाइम ओमेगा के रूप में लिख सकते हो, ये भी हम लोग ने पिछले क्लास में देख रखा है। सो आपके पास क्या हो जाएगा, सो इसको लिख सकते हो आई के क्रॉस ई इज, यहाँ से जाएगा माइनस ऑफ आई ओमेगा बी, देख रहे हो यहाँ पर। उसके बाद ये हो जाएगा आई कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्रॉस ई इज ओमेगा टाइम बी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम मान सकते हैं पुट के इज इक्वल टू एन टाइम एन कैप टाइम्स के, मतलब हमने वेक्टर के को ये मान लिया कि यूनिट वेक्टर के और मैग्नीट्यूड स्मॉल के बराबर है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एन कैप के क्रॉस ई इज ओमेगा बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, देखो इसको बाहर निकाल लो, एक नंबर है तो ये जाएगा एन क्रॉस ई इज इक्वल टू ओमेगा बी। अच्छा, एक फॉर्मूला आपने वेव के रेस्पेक्ट में पढ़ा है कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है वेव के लिए। अगर यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इस v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस v की वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट c के बराबर में। अब इसको ऐसे देखो, 2 पाई f कर दो और लेमडा बाई 2 पाई कर दो। क्या किया आपने, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई से डिवाइड कर दिया। इस 2 पाई f को आप लिखोगे ओमेगा और इसको अगर पलट दो यानी कि 2 पाई बाई लेमडा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई के। तो c इज इक्वल टू ओमेगा बाई के हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ओमेगा इज इक्वल टू सी के, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, k टाइम n कैप क्रॉस e इज c टाइम k b, के कैंसिल कर दो। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू n क्रॉस e, और इधर नीचे आ जाएगा c, दिस विल बी c। तो दिस इज द रिलेशन। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिखा रहा है कि जो b की दिशा होगी वो n कैप और e दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट वाली दिशा में होगी, यानी n के परपेंडिकुलर भी होगी और e के परपेंडिकुलर भी होगी, ठीक भी है। ये है डायरेक्शन n की, ये डायरेक्शन n की है और ये डायरेक्शन है e की। तो अगर ये डायरेक्शन n की, ये डायरेक्शन e की, तो ये जो डायरेक्शन है ये b की होगी। ओके, तो ये डायरेक्शन n की है, ये डायरेक्शन e की है और ये जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ b। तो यहाँ पर b की डायरेक्शन आपके लिए दिख रही है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, और मैग्नीट्यूड निकालो तो या फिर ऐसे कर दो, और b इज 1 बाई सी एन कैप e साइन 90 डिग्री इंटू कोई डायरेक्शन हम ले लें e कैप, जिसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ n और e के बीच में एंगल कितना है, n इज दिस, e इज दिस, तो ये एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर b इज इक्वल टू 1 बाई सी, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और ये e है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड होगा e साइन 91 e कैप। अगर हम इस वेक्टर को भी हटा दें, इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड आपके पास हो जाएगा, तो वेक्टर b बराबर हो जाएगा e बाई सी। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगी कि e बाई बी
इज इक्वल टू सी। ये क्या दिखा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला ये दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है वो, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इसको ऐसे देखो, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होता है वो मैग्नेटिक कंपोनेंट का सी टाइम्स होता है। मतलब मैग्नेटिक कंपोनेंट की वैल्यू बहुत छोटी होती होगी, तभी उसमें जब सी से मल्टीप्लाई कर दोगे, सी इज व्हाट, 3 × 10⁸। सी इज अ वेरी ह्यूज नंबर, 3 × 10⁸। तो आपने बी को जब सी से इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया, देन यू गेट ई। तो इससे आप अंदाज़ा ये लगा सकते हो कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट में कितना डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैग्नेटिक कंपोनेंट की तुलना में सी टाइम ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, तो हम जब भी हमें पोलराइजेशन की थियोरी बतानी होती है, चाहे फ्रेस्नेल डायग्राम बताना होता है या हमें उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी बतानी होती है, तो हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को ही लेते हैं कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो रोटेट कर रहा है या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो वाइब्रेट कर रहा है। तो लाइट की थ्योरी को जब पढ़ते हो आप, तो उसमें आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पे एम्फेसिस क्यों देते हो, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पे आप जोर क्यों देते हो? क्योंकि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होता है वो मैग्नेटिक कंपोनेंट की तुलना में सी टाइम लार्ज होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी स्टडी को इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पे करें, बिकॉज इट इज हायर क्वांटिटी, इज ए लार्जर क्वांटिटी। तो ये एक लॉजिक होता है वहाँ पर। तो यहाँ से जो एक पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहे थे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी सहायता से हम इन दोनों कंपोनेंट के बीच का रिलेटिव मैग्नीट्यूड निकाल सकें? बिल्कुल ये तरीका है, और इस तरीके से हम ई और सी के बीच में एक रिलेटिव मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक जो मैंने कहा था, जो मुझे बताना है, दैट इज़ वो था कि एक पॉइंटिंग वेक्टर जैसी क्वांटिटी होती है जिसको कि हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट मी इसको साफ कर देते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर की। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट ना केवल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बल्कि उनमें जो मैग्नीट्यूड वाइज भी बहुत बड़ा अंतर होता है, एक बड़ा अंतर होता है उनके बीच में। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग जो थे, ही वॉज अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट आई थिंक, और जिन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में एक अच्छा काम, सिग्निफिकेंट काम ये किया था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी बात बताई। उन्होंने कहा देखो भाई, ऐसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक कंपोनेंट ई है जो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, फिर इस तरह से वो अपना वाइब्रेशन शो कर रहा है, ओके, इस तरह से। दूसरा कंपोनेंट इस तरह से अपना वाइब्रेशन शो कर रहा है, इस तरह से। तो सवाल ये है, अगर एक कंपोनेंट ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, एक कंपोनेंट ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये कैसे होगा? इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है। दिस इज द मैग्नेटिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है। तो अगर वेव इस तरह से जा रही है, तो एक वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में, एक वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में, तो एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? क्या एनर्जी भी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी? क्योंकि वाइब्रेशन तो हलचल इधर हो रही है, तो आप कहोगे वेव जा रही है, लेकिन एनर्जी इन दो डायरेक्शन में है। एक जल्द कॉमन सेंस की बात करें तो पॉइंटिंग कहते नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भले ही वाइब्रेशन मैग्नेटिक इधर हो, इलेक्ट्रिक इधर हो, बट द एनर्जी का फ्लो है वो सामने की तरफ होगा। एनर्जी का फ्लो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारी वेव चल रही है। तो ये कंपोनेंट्स अगर हिलते हिलते जा रहे हैं, बट वेव इज़ मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो एनर्जी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। यानी जो के की डायरेक्शन थी, जो हम लोगों ने देखा था ना, अभी जो डायग्राम बनाया था, उसमें हम लोगों ने ये डायरेक्शन ली थी एन कैप। तो पॉइंटिंग ने बताया था कि जो एनर्जी का फ्लो होगा वो एन कैप की डायरेक्शन में होगा, भले उसमें वाइब्रेशन एक्स में हो, एक वाइब्रेशन वाई में हो, दैट इज ओके, दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट द फ्लो ऑफ एनर्जी विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। Now how to prove this? This is a theorem. This is the theorem कि पॉइंटिंग ने कहा कि इस तरह से एनर्जी का फ्लो इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द वेव। सो हाउ टू प्रूव दिस? इसको प्रूफ करना ही एक तरह से पॉइंटिंग थ्योरम को प्रूफ करना है। तो इस सबको प्रूफ करने के लिए
पॉइंटिंग ने एक वेक्टर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चलो भाई अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो जरा एक वेक्टर के बारे में सोचो। तो उन्होंने एक वेक्टर के बारे में कहा, एक वेक्टर एस को उन्होंने कहा एक चीज़ और जस्ट अ मिनट बिफोर पॉइंटिंग थ्योरम मुझे एक चीज़ याद आया है, वो है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बारे में बताना है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बारे में मुझे बताना था। पहले हम इसको रोक देते हैं, हम आपको बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बारे में। जरा इसके बात को समझो। देखो भाई, ऐसा होता है कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ई जो होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और साथ ही साथ हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो बी होता है उसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, एन क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई ई डिवाइडेड बाई सी, यहाँ तक आए थे। ओके, अच्छा अब यहाँ पर हम एक चीज़ और डिफाइन करते हैं, चूँकि हम फ्री स्पेस को एक मीडियम मान रहे हैं। तो जब हम फ्री स्पेस को एक मीडियम मानते हैं तो हम जब मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी करते हैं तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम डिफाइन करते हैं एच के फॉर्म में। तो एच जो होता है वो होता है बी अपॉन म्यू नॉट। तो अगर अब ये थ्योरी है मैग्नेटिक फील्ड की, बहुत ज़्यादा अभी हम इस पर डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट आप समझ लो कि अगर आपने कहा कि सर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड तो ये क्या थी, तो मैं कहूँगा भाई इसका नाम जरा असली नाम सुनो। आप इसको घर के नाम से बुला रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, इसका असली नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका असली नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, और ये है एच जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो जनरली हम जो बी को भी मैग्नेटिक फील्ड कह दे रहे थे, अब हमें उसके बारे में बताना है कि नहीं भाई ये बी इज़ द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड द एच इज़ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जो उसके अंदर जिसके अंदर वो इंड्यूस होता है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचें कि जस्ट आप बी को अगर म्यू नॉट से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट एच इज़ नथिंग बट इट इज़ अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ डिवाइडेड बाई दिस मीडियम प्रॉपर्टी म्यू। तो अगर हम इस चीज़ को समझ लें या हम इसको हजम कर लें किसी तरह से, तो आप लिखोगे बी अपॉन म्यू नॉट इज़ एन कैप क्रॉस ई इज़ म्यू नॉट सी। क्या किया आपने, म्यू नॉट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया एच, ये एच हो गया, और यहाँ पे आ गया एन कैप क्रॉस ई इज़ म्यू नॉट सी। ओके, सो आपने एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर दी। अब आप यहाँ पे ऐसे करो और वही एक्सरसाइज करो, h इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट c इज मॉड ऑफ n मॉड ऑफ e sin 90 some unit vector. So this is h is 1 upon म्यू नॉट c, this is e कैप। अगर मैग्नीट्यूड ले लो दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट सी ई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो ये h बराबर हो जाएगा e अपॉन म्यू नॉट सी। अच्छा, ये चीज़ यहाँ तक हम वैसे भी तो आ सकते थे, हमने आखिर में ही तो प्रूफ किया था b बराबर e बाई सी, तो आप यहाँ लिखते b बाई म्यू नॉट, तो e बाई म्यू नॉट सी, इसे कर देते h, तो ये हो जाता है h अपॉन म्यू नॉट सी। वैसे भी आ सकते थे, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अब हम यहाँ पर देखें E बाई एच कर दें तो जाएगा म्यू नॉट सी। एक तो ये फार्मूला ये पूछते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इसको प्रूव दिस। अच्छा, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इससे पहले जब हम लोग इसे दो तीन लेक्चर पहले जब आप देखोगे तो हम लोगों ने देखा था कि C जो था उसकी वैल्यू निकाली थी 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, C वेलोसिटी ऑफ लाइट की ये वैल्यू आई थी। तो रख दो इसको यहाँ पर, म्यू नॉट इज़ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या होगा, ये अंडर रूट म्यू नॉट है, ये भी इसको कैंसिल होगा, हो जाएगा अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप यू नो दैट दिस। इसे हम कैसे कर सकते हैं, अंडर रूट म्यू का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये अंडर रूट म्यू स्क्वायर काट देगा, अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो E बाई एच जो होता है वो आ गया। अब म्यू जो होता है परमिएबिलिटी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसके यूनिट होते हैं। एप्सिलॉन नॉट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसकी यूनिट होते हैं। तो जब आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी यूनिट को रखोगे तो यूनिट जब रेशियो आता है तो उस रेशियो जो होता है वो होता है 3.77 ओम। इट इज़ 376 पॉइंट समथिंग होता है, बट
हम नियर अबाउट इसको 377 ओम करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि E/H जो होता है वो हमें ओम दिखाता है। अब ओम क्या होता है? ओम इज़ इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट है इम्पिडेंस। अब आप कहोगे सर यहाँ कौन सी सर्किट की बात कहाँ से आ गई जो आप मुझे इम्पिडेंस की बात बता रहे हो? देखो बच्चों, सर्किट में भी क्या होता है, सर्किट में आप कैपेसिटर लगाते हो, सर्किट में आप इंडक्टर लगाते हो। तो जो कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर जो होता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, और उसकी वजह से करंट के फ्लो में एक वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन आता है जिसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, और उसकी वजह से सर्किट के अंदर एक इम्पिडेंस क्रिएट होता है। ऐसे ही फ्री स्पेस है। मैंने अभी आपसे कहा कि फ्री स्पेस इज अ मीडियम जो फ्री इन सेंस कि उसके पास अपनी खुद की मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये ऊर्जाएं हर तरफ मौजूद हैं, ये चार्ज बनने से पहले भी मौजूद थी। तो आई एम नॉट गोइंग टू द फिलोसफिकल आस्पेक्ट एंड दैट थिंग, बट आप ये समझ लो कि ये जो फ्री स्पेस है इसकी अपने गुण हैं। जैसे इसकी अपनी प्रॉपर्टी, इसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी, इसके पास इलेक्ट्रिक बिहेवियर है। इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसे फ्लो करेगी तो ये उसको रोकेगा, उसके लिए रुकावट डालेगा, उसको अपोज करेगा। तो इस तरह से हम इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी 3 × 10⁸ ही क्यों है, इनफाइनाइट क्यों नहीं, या उससे कम क्यों नहीं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं, वाई दिस स्पेसिफिक 3 × 10⁸? तो शायद हमको एक जवाब यहाँ से मिलता है कि क्योंकि ये जो वेव है बेसिकली इट्स फ्लो ऑफ एनर्जी। वेव क्या होते हैं? एनर्जी का फ्लो होता है। तो जब इस फ्री स्पेस से जब ये एनर्जी फ्लो करती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, तो जो मीडियम है वो उसके ऊपर एक रुकावट डालता है, 377 ओम का एक इम्पिडेंस अप्लाई करता है। एंड पॉसिबली यही वो इम्पिडेंस है जो कि इस वेलोसिटी को, इस लिमिट को सेट करता है कि भाई ये है तुम्हारी लिमिट। लाइट के लिए ये लिमिट है कि इस लाइट एज अ क्वांटिटी तुम्हारा इम्पिडेंस 377 ओम है, एंड यू कांट गो बिकॉज ऑफ दिस इम्पिडेंस यू कांट गो बियॉन्ड द velocity of this 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ अ पॉसिबल, मतलब आप कह सकते हो एक लिमिटेशन है वहाँ पर। इससे आप सोचो ना कि जैसे हम कहते हैं कि अगर हम बुलेट ट्रेन वगैरह ऐसी जगह पे ऐसे टनल से गुजारी जाए जिस टनल से हवा निकाल ली जाए, तो अगर हवा निकाल ली जाएगी और उससे कोई ट्रेन मूव करेगी तो जो हवा उसको रगड़ लगा के जो उसकी एनर्जी को लॉस करती थी वो नहीं होगा। तो वो ट्रेन क्या करेगी, उस एनर्जी को यूज करके वो और हायर वेलोसिटी पहुंच जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि जब फ्री स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गुजरेगी, अगर इम्पिडेंस इतना ना होता तो मे बी इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा होती। तो इस तरह से हम एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी यूनिट इम्पिडेंस की है, रेजिस्टेंस की है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और जैसा कि हमने सर्किट में सीखा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के साथ जुड़े होते हैं, तो वहाँ से हम वो इम्पिडेंस वर्ड ले आए हैं यहाँ पर। तो दिस इज़ कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, वेव इम्पिडेंस, फ्री स्पेस इम्पिडेंस, कई तरीक़ों से इस नाम को हम लोग बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द टू मेन थिंग्स जो कि हमें यहाँ डिस्कस करनी थी। एक तो मुझे डिस्कस करना था आपके साथ कि E और H का जो E और B का जो रेशियो है वो 1/C के साथ कैसे बिलोंग करता है, और दूसरा मुझे बताना था कि E/H का जो रेशियो होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर शॉर्ट सेक्शन। दो डेरिवेशंस यहाँ पर किए हैं। अगला सेशन हम पूरी तरह से डेडिकेटेड रखेंगे पॉइंटिंग थ्योरम के लिए। इसमें हम पॉइंटिंग थ्योरम को अप्लाई भी करेंगे, उसमें ये भी शो कर देंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर यानी जो एस होता है इट इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, एन की डायरेक्शन में होता है, तो ये भी प्रूफ कर देंगे। उसके अलावा एक और चीज़ हमें प्रूफ करनी होगी वहाँ पर कि एनर्जी डेंसिटी का रेशियो जो होता है, कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसका रेशियो, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसका रेशियो, इलेक्ट्रिक डेंसिटी का रेशियो, दोनों के रेशियो निकालेंगे, और रेशियो से हम ये दिखाएंगे कि जो फ्लक्स है, एनर्जी का फ्लक्स है, वो किस तरह से एनर्जी डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ आपस में जुड़ा हुआ होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये जो सेक्शन है, जो मैंने आज ये 2 डेरिवेशन कराए हैं और जो एक दो डेरिवेशन और हम कराएंगे, तो दीज 2 क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको तो इसको ज़रूर देखना है। एंड आई नो दैट कि थोड़ा सा हैवी हो जाता होगा, मैथमेटिकल है, बट एज एन इंजीनियर यू हैव टू लर्न इट। आपको तो सीखना ही है सारी, आप मैथमेटिक्स से भाग नहीं सकते हो बहुत दूर तक। कोशिश करोगे तो कहाँ तक जाओगे,
मैथमेटिक्स तो हमेशा आपका पीछा करेगी, तो बेहतर यही होगा कि इससे दोस्ती कर ली जाए अच्छे से, और जितना अच्छा इसके साथ आपके राब्ता होगा उतना ही अच्छा ये आपको सपोर्ट करेगा, ये ऐसा ज्ञान है। चलिए फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे पॉइंटिंग वेक्टर के साथ और उसकी 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के साथ में। ओके, टेक केयर योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।